हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्कोर्स एक जगह पे अटक गए हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, मे बी सिंगल डिजिट में हो, मे बी डबल डिजिट में हो, एंड डबल डिजिट में अपर रेंज में हो, लोअर रेंज में हो, और डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। एंड मैं इस वीडियो में आपको रियलिस्टिक होकर बात करूंगा। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल भी कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आपको पता रहे, आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल होगा, वो मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो कृपया कुछ पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेना सो दैट आपको आइडिया लग जाए। अभी कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी आने वाला है, तो आपकी थोड़ा सा टेंशन और बढ़ेगा और देखते हुए कि भाई मेरा ये स्लॉट आया है, वो स्लॉट आया है, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा रियलिस्टिकली चीज़ों के बारे में बता दिया जाए। तो भाई स्कोर्स नॉट इम्प्रूविंग में सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअल स्कोर्स वर्सेस एनालिसिस स्कोर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल स्कोर्स तो भाई आपने पेपर दिया, जो भी आपका स्कोर आ गया वो आपको सत्य मान के अपना चलने पड़ेगा कि भाई ये मार्क्स आ गए। अब बात आती है एनालिसिस स्कोर्स का। एनालिसिस स्कोर्स का मतलब ये है कि विदाउट टाइम लिमिट जब आप सॉल्विंग करने बैठे तो आप कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाए, कितना मार्क्स आपने प्रोसीड कर लिया, और जितना भी आपका एनालिसिस स्कोर होगा, जितना भी एनालिसिस टाइम आपका स्कोर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 40-50% आपका कम स्कोर आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल मॉक के अंदर। जितना भी आपका एनालिसिस का स्कोर होगा उसका मे बी 30%, मे अप टू 50% इतना आपको कम देखने को मिलेगा एक्चुअल टाइमर बेस्ड स्कोर, क्योंकि टाइमर भी आ जाता है, साथ में प्रेशर भी एड ऑन हो जाता है। तो आप अगर अपना एक्चुअल स्कोर्स नहीं बढ़ा पा रहे हो तो एटलीस्ट अपना एनालिसिस स्कोर बढ़ा लो, सो दैट आपका एक्चुअल स्कोर्स बढ़ने का स्कोप जो है वो बढ़ जाए। अब एनालिसिस स्कोर कैसे बढ़ेगा? मान लो आप, मानना क्या है, 2 आवर का आपका पेपर होता है। मान लीजिए आप 10 घंटा जो है वो एनालिसिस कर रहे हो और आप एनालिसिस के टाइम पे सारे क्वेश्चंस को खुद से क्रैक करने का ट्राई करते हो। कुछ आपसे बनेंगे, कुछ के लिए आपको वीडियो से एंटर लेना पड़ेगा। तो ट्राई टू मैक्सिमाइज द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन विदाउट चेकिंग द सॉल्यूशंस। टाइम कुछ भी लग जाए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जितना आपका एनालिसिस स्कोर बढ़ता रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आपका एक्चुअल स्कोर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पजल्स आप कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, वीए कर रहे हो, तो आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होता रहता है। तो जितना आप एनालिसिस स्कोर बढ़ा लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एनालिसिस स्कोर बढ़ाने के लिए अब मैं डीएलआर का बात करूं, आइडियली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैं 4 के 4 पजल्स खुद से बना लूं। अगर आपने सही से प्रिपेयर किया हुआ है तो बहुत हाई चांसेस है कि मैक्सिमम पेपर में आप 4 के 4 पजल्स विदाउट एनी टाइम लिमिट अपने आप से बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपसे 2 ही बन रही हैं, या 2 बनने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपने पहले सही से प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर अब एनालिसिस आप सही से नहीं कर रहे हो। तो अगर पहले से सही से प्रिपेयर किया है तो 3 to 4 पजल्स आपकी बननी चाहिए। मैक्सिमम पेपर्स में आपके 4 पजल्स बननी चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू इंप्रूवमेंट। अगर आप 2 पजल्स करके खुश हो जा रहे हो कि भाई मेरा तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, भाई 2 पजल्स तो हमारा एक्चुअल पेपर के अंदर टारगेट है ना, 2-2.5 पजल्स। मैं पेपर के बाद में एनालिसिस टाइम 2 करके खुश हो जा रहा हूँ, नहीं बनेगा। पेपर के बाद ही 2 बना रहे हो तो पेपर के अंदर 2 बनने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। प्रेशर भी है, टाइमर चल रहा है सामने, इंग्लिश के बाद डीएलआर पे पहुंच रहे हो, अपने कंफर्ट जोन पे नहीं हो, तो बात नहीं बनेगा। क्वांट की बात करें भाई, अगर सिलेबस उन्हें पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 22 क्वेश्चन आ रहा है, 22 में से कम भी 15 तो अपने आप से बनाएगा। अगर थोड़ा डिसेंटली प्रिपरेशन किया, ठीक वे में प्रिपरेशन किया, तो 17-18 मिनिमम अपने आप से बनाएगा। कुछ ऐसे होंगे अटक जाएंगे, एकदम ही समझ में नहीं आएगा, उनका थोड़ा सा हिंट ले लेगा सोल्यूशन से, फिर प्रोसीड करेगा। उतना तो करना पड़ेगा। अब मान लो एनालिसिस के टाइम आप 20 मार्क्स ला पा रहे हो क्वांट में, तो एक्चुअल पेपर में आपका 10 मार्क्स क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्रोवाइडेड आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, वो तो अलग ही बात हो गया, बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो अगर आपका 20 मार्क्स एनालिसिस के टाइम पे बन रहा है क्वांट्स में, तो आप 10 मार्क्स से ऊपर नहीं जा पाओगे एक्चुअल पेपर के अंदर। ये बहुत हाई चांसेस हैं। डीएलआर में अगर आप 2 पजल्स अपने आप से बनाकर खुश हो जा रहे हो तो पेपर में आपके 1 पजल करने में भी हालत खराब हो जाएगा, आप नहीं बना पाओगे। बेटर लेवल पजल्स या बेटर लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हम अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं ज़्यादा बेटर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा, अगर वो पजल डिफिकल्ट है तो मेरा उतना नॉलेज भी तो डेवलप हो चुका होना चाहिए कि मैं समझ पाऊँ पेपर में वो डिफिकल्ट है, मैं उस पर टाइम स्पेंड ना करूँ। बट मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ, सॉल्विंग खुद से बनाया ही नहीं हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपका अल्टीमेट टारगेट ये होगा कि भाई अगर मेरा एक्चुअल कैट स्कोर्स नहीं बढ़ रहा, एक्चुअल मॉक स्कोर्स नहीं बढ़ रहा, तो मैं एटलीस्ट अपना एनालिसिस स्कोर बढ़ाऊं, क्योंकि दोनों चीजें डिपेंडेंट हैं। एक रेशियो में अगर मैं एनालिसिस स्कोर बढ़ा पा रहा हूं तो उसी रेशियो में लगभग मेरा एक्चुअल स्कोर जो बढ़ना लग जाएगा। और लास्ट के दिनों में, लास्ट का जो आपका टाइम बच रहा है, लगभग 45-50 दिन का टाइम बच गया है, तो कृपया इस चीज का ध्यान रख लो कि एनालिसिस तरीके से करो, अपने आप से सॉल्विंग कर लो, सारे के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखे बिना। अगर आप सोल्यूशन देख देख कर आगे बढ़ते जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव। बहुत कड़वी बात है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट रियलिटी यही है। रियलिटी यही है कि इंप्रूवमेंट नहीं होगा, रोना पड़ेगा बाद में। उससे बेटर ये है कि आज एनालिसिस में टाइम दे लो, इंप्रूवमेंट हो जाना है, स्कोप बन जाना है इंप्रूवमेंट का।
क्वांट्स की अगर मैं बात करूं यार, तुम्हारा 30 नंबर पे बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। 30 क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन की बात है सारी। तो अगर एनालिसिस करता जाएगा, करता रहेगा, अगर मान ला 25 मार्क्स भी दे रहा है तो 25 × 22 भाई साहब बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एक लेवल के बाद चीजें रिपीट भी होती हैं, तो बन जाएंगे तेरे से 10 क्वेश्चन। तो कृपया उस चीज पे ध्यान दे ले, इंपॉर्टेंट है। DILR के लिए तो 4 की 4 पजल्स बोलूंगा मैं, अपने आप से करो। मॉक के अंदर डिफरेंट पजल्स आ रही हैं हर बारी। इजी मॉक्स की बात करें, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो वहां पे भी हर एक पजल में लर्निंग इन्वॉल्व हो रहा है आपके लिए। तो आप अपने आप से सॉल्विंग करो। मेरा वीडियो देख के तो आप खुश हो जाओगे मॉक की भी, कि बढ़िया, बहुत बढ़िया वे बता दिया यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उससे मेरा बेनिफिट तो कभी होना नहीं ना। आपको इंप्रूवमेंट कैसे मिलना है? आपको इंप्रूवमेंट मिलना है जब अपने आप से सॉल्व करोगे, तब मेरा बेनिफिट है कि यार मेरा स्टूडेंट अच्छा स्कोर ला रहा होगा, तब मुझे खुशी मिलेगा। मेरी वीडियो देख के खुश हो जाओगे, मेरा क्या भला होने वाला है यार, समझो इस बात को। अब बात आता है यार, मेरा सिंगल डिजिट स्कोर आ रहा है। आपके लिए एनालिसिस स्कोर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कम से कम भी ट्राई करो 60-70 तक आपका एनालिसिस स्कोर बने, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। सिंगल डिजिट में भी 2 तरह के बंदे हैं। एक है जिन्होंने सिलेबस पढ़ लिया हुआ है, बट अभी रिसेंटली मॉक स्टार्ट किया तो एकदम से मार्क्स नहीं आ रहे, इस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो वो जेन्युइन बात है, एनालिसिस टाइम स्पेंड करोगे बनेगा। दूसरा टाइप का वो बच्चा है जो अभी से प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहा है, बेसिक्स का लेवल अच्छा नहीं है। बेटा मैं फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता, बट बनने के स्कोप बहुत कम है। ऐसा नहीं है कोई बना ही नहीं पाएगा, कोई बंदा होगा जिद पे ले जाएगा कि भाई मैं तो करके ही रहूंगा, दिन रात एक कर देगा, वो कर लेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस जिद पे नहीं जाते हैं। वो ख्याली पुलाव में तो चले जाते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा। बट जब एक्चुअल में पढ़ने की बात आती है, 2 घंटे के बाद में वही बंदा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, यूट्यूब पे मोटिवेशन की दुकान खोज रहा होता है। तो वो जिद होनी चाहिए अंदर। मैक्सिमम लोगों में वो जिद है नहीं, तो उनका इंप्रूवमेंट होने का स्कोप ना के बराबर है। तो कृपया अपने दिमाग को फिर ये समझा लो कि भाई अगर मैं पढ़ने को रेडी नहीं हूं तो मेरा इंप्रूवमेंट होना नहीं है, फिर मैं काय टेंशन ले रहा हूँ। फिर मस्ती करो, फिर अगले साल सोचना। अभी के इस ईयर तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, अगर जिद है ही नहीं, वो पढ़ने का वो जुनून है ही नहीं, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। कड़वी शायद लग जाए बातें, बट रियलिटी यार, मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, मैं नहीं देता यार, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आप गलत कर रहे हो, मैं बोल देता हूँ कि आप गलत कर रहे हो, मे बी आपको वो बुरा लग जाए, बट आने वाले दिनों में 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि यार ये बंदा सही बोल रहा था। ऑल्दो वो उस टाइम पे मुझे बुरा लग रहा था, बट ये बंदे ने बात एकदम सही करा था। बहुत बात मैं रोज ही बहुत सारे लोगों को डांटता हूँ कई बार कि भाई तू गलत कर रहा है, मत कर। कुछ लोग मान जाते हैं, वो अपना भला कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ठीक है, मे बी उनको लगे यार बुरा बोल दिया मुझे ऐसा बोल दिया, तो भाई उनका है, उनके ऊपर है कि वो कैसे लेते हैं उस बात को। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। देखो मैं अगर आपको बोल रहा हूं, उसमें मेरे बोलने से तो मेरा तो लॉस ही है ना, कि आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा यार बड़ा खराब बंदा है। बट अगर उन बातों से आपका भला हो गया तो यार उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो प्लीज बुरा ना मानते हुए रियलिटी समझिए कि अगर आपको कुछ मैं बोल रहा हूं तो क्या रीजन होगा उसका बोलने का, और क्या वो आपके मैं हित में बोल रहा हूं या आपके नेगेटिव में बोल रहा हूं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। दिल पे मत लेना भाई, क्यों अननेसेसरी दिल पे बिठानी है चीजों को। अगर कुछ बोला गया उसके ऊपर सोच विचार करो कि क्यों कहा गया, एंड उसके ऊपर वर्क करो, सो दैट अपने लिए जो है वो बेटर चीजें अचीव कर पाओ। देन बात आता है यार, टेंस्ड हूं, एंग्जाइटी है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। भाई इसके 2 पहलू हैं। एक यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मार्क्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से मुझे ये सारी चीजें राइज हो रही हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ये चीजें हमें मोटिवेट भी करती हैं और पढ़ने के लिए और ज्यादा एफर्ट डालने के लिए। अगर मैंने सोच लिया कि भाई मैं आज सुबह 5 बजे उठ के प्रिपरेशन करने वाला हूँ, या सुबह मैं 4 बजे उठ के प्रिपरेशन करने वाला हूँ, या मैं पूरी रात बैठ के पढ़ने वाला हूँ, अगर मेरे अंदर वो जिद है, मेरे अंदर जुनून है, ये सब चीजें मुझे आती हैं, फिर भी मेरी जिद जो है मुझे रुकने नहीं देती, मैं पढ़ता चला जाता हूँ, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। अब ये आप भाई ह्यूमन हो ना, इंसान के अंदर ये सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। आप इनके ऊपर पूरा पार नहीं पा सकते कि आप सोचो यार ऐसा हो ना। हमें खुद होती है यार, हमने खुद सोच लिया कि यार आज ये वीडियो बनाना है, ये आज सेशन लेना है, ये सेशन प्रिपेयर करना है, ये टेस्ट प्रिपेयर करना है, तो भाई हम खुद टेस्ट हो जाते हैं यार। बड़ा बड़ा हैवी काम है, पजल्स बनाना, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा होता है। अब वही चीज अगर हमें मोटिवेट करते भाई हाँ बहुत बढ़िया, और मेहनत करके और बढ़िया बनाते हैं पेपर, तो वो अच्छी चीज है। और वही मैं सोचूं यार इतना यार मैं कैसे करूंगा, हो ही नहीं पाएगा, मैं उसको ही सोचता चला जाऊं। वो हर एक इंसान के लिए, आपके घर पे आप देखते होगे पेरेंट्स को भी टेंशन है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे टेंशन लिए घूमते हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज है। अगर आप उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जा रहे हो, अगर आप उसको पॉजिटिव रख रहे हो, अपने लिए प्रिपरेशन करते जा रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। बट अगर आप उसको हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर, भाई आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, आप सॉल्विंग करते नहीं हो, इंस्टाग्राम की दुकान और यूट्यूब की दुकान पे घूमते हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब आयरनी यही है कि भाई ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अब कैसे आपके साथ कनेक्ट करें, और कोई मीडियम ही नहीं है अपने पास में, तो हमें भी अल्टीमेटली यूट्यूब पे ही आना पड़ता है चीजें आपको बताने के लिए। अब बात आता है हाउ मच इंप्रूवमेंट पॉसिबल। देखो हाउ मच इंप्रूवमेंट पॉसिबल का कोई पहलू नहीं है कि यार अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे इस पर्टिकुलर नंबर पे 50 नंबर पे घूम रहे हो तो आप 70 पे जा पाओगे, 80 पे जा पाओगे। हमने बहुत बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट्स देखी हैं और हमने बहुत बड़ी बड़ी डिक्रीमेंट्स भी देखी हैं। ऐसा नहीं होता कि बंदे का स्कोर नीचे आता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का आता है, कई बार खराब भी हो जाता है पेपर।
कई लोग मॉक में कभी 50 से ऊपर नहीं गए होते, एक्चुअल पेपर में 90 पहुंचा होता है। मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल का तो गेम ही अलग है, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। 50 से ऊपर रॉ स्कोर नहीं गया होता, एक्चुअल पेपर में 89 88 इतना पहुंचा हुआ है। कंसिस्टेंटली 70 प्लस आ रहा है मॉक्स के अंदर, एक्चुअल पेपर के अंदर रह गया जी 40 45, ये भी देखा हुआ है। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों का देखते हैं हर ईयर कि भाई एक्चुअल जब मॉक्स दे रहे हैं तो 30 प्लस भी नहीं जा रहा होता, बट जब एक्चुअल में कैट देकर आते हैं तो वो पेपर में बना होता है 45 42 41 इस रेंज में, कभी 30 प्लस भी नहीं गया। मैक्सिमम टाइम जो है वो 15-20 की रेंज में घूम रहा होता है, फिर भी भाग जाता है उसको। तो ये होता है, क्वांट में ये कम होता है, बट VARC एंड DLR में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने के वे में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कई बार कि आपने अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट दे दिया तो आपका काम बन जाता है। क्वांट में तो प्योरली नॉलेज है, आपका नॉलेज अच्छा है तो अगर आप 30 प्लस पे कंसिस्टेंटली रह रहे हो तो कैट में ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से 5 पे रह जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। DLR एंड VARC में हो जाता है और एकदम से बड़ा जंप भी मिल जाता है। तो क्वांट के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, आपका रिवीजन, एनालिसिस टाइम, क्वेश्चन खुद से बनाने का हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन अपने आप से बना लेते हो एक मॉक के अंदर, उसके बाद में आप वीडियो देख देख के आगे बढ़ते रहते हो, भाई मेरे नहीं इंप्रूवमेंट होगा, मेरी बात मान ले प्लीज, मेरी बात मान ले, नहीं इंप्रूवमेंट होगा। बाद में परेशान होकर भी मुझे मैसेज करेगा, आज परेशान होकर भी मुझे मैसेज कर रहा है, आज समझा रहा हूँ मेरी बात मान लेना, क्यों अननेसेसरी डिले कर रहा है। बहुत सारे लोग रोज रोते रोते मैसेज, यार मेरा ये इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मेरा 0 आ गया, मेरा सिंगल नंबर आ गया। भाई चांस ही नहीं, अगर तूने पढ़ा है ना तो किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स नहीं आ सकता। क्यों आया है? अटेंटिव नहीं है, प्रिपरेशन करते अटेंटिव नहीं है मॉक देते हुए। अगर मॉक देते हुए अटेंटिव था तो एनालिसिस करते टाइम पे अटेंटिव नहीं है। अपने से क्वेश्चंस बनने चाहिए। 0 मार्क्स यार कोई मार्क्स थोड़ी है, अगर हम पढ़े हैं पूरा सही से तो 0 मार्क्स तो नहीं आने चाहिए। डबल डिजिट में तो आपको एटलीस्ट जाना पड़ेगा, 12-15 कुछ तो मार्क्स बनाएगा एक सेक्शन में। कुछ भी ना बने ऐसा, वंस इन अ वाइल हो सकता है यार, 1-2 मॉक ऊपर नीचे हो गया, दैट इज फाइन, बट ऐसा नहीं है ना कि आप कंसिस्टेंटली धड़ाधड़ एक के बाद एक मॉक में 0 1 2 3 -2 -1 -3 ऐसा चल रहा है, बात नहीं बनेगा। मेहनत को बढ़ाओ, वही वे है इंप्रूवमेंट का, कोई और शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो ये स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए लग रही थी तो वो भाई साहब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वो ठीक है व्यूज बटोरने के लिए वो चीजें ठीक रहती है, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी यही है कि भाई तेरे को पढ़ना पड़ेगा तो उसमें स्ट्रेटजीज का रोल आएगा कि यार ये कर लूँ या ये छोड़ दूँ या ये पकड़ लूँ ये छोड़ दूँ, वो वर्किंग पे आएगा। बट अगर मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्ट्रेटजी ही चाहिए, वो उससे कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, आई होप सो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो वो क्लियर कर दिए, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कैसे पढ़ना है रियलिस्टिकली। एंड अपना प्रिपरेशन करिए, अच्छे से मेहनत करिए, और वीडियोस कंसेप्चुअल वीडियोस भी अपडेट होती जा रही हैं। ट्राई करो जितना जल्दी हो सके कवर हो जाए। हम लोग भी ट्राई करेंगे अपने एंड से आपको मैक्सिमम वीडियोस प्रोवाइड करने का। बाकी अपने एंड पे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वो रेगुलर बेसिस पे करते जाइए, उनका रोल बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।